नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ इप्सिता और आपका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के सुपर गेस्ट के बारे में। उत्तराखंड में बसा कुमायूं जितना शानदार है, उतने ही शानदार हैं वहाँ के लोग। आज के हमारे सुपर गेस्ट कुमायूं के रहने वाले हैं श्री हरदीप सिंह चीमा जी, जो कि चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के MD है। So please welcome Mr. Hardeep Singh Cheema ji. तो चलिए बैठते हैं और कहते हैं उनसे कुछ मजेदार बातें। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मेहनत के बल पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आई एम थैंकफुल टू यू। आपने मेरे को कांग्रेचुलेट किया हुआ है, इससे मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, मेरे लिए अच्छी बात है। थैंक यू सर। सर, आपको सुपर क्लास में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर, कहते हैं कि जिस भी परिवेश में हम रहते हैं उसका हमारी पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कुमायूं के रहने वाले हैं, तो कुमायूं की वादियों का आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते थे, हमारे यहाँ से वादियाँ करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ से, हम लोग फुटिल में हमारे फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे, तो हम लोग वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं के स्कूल्स में पढ़ाई की हमने। और उसके बाद पहाड़ की वादियाँ, पहाड़ में जाते थे, वादियों में घूमते थे। और जब आप एक किसान के बेटे होते हैं, खेती से जुड़े रहते हैं, तो जो टफनेस आप में आती है, किसान का बेटा शुरू से एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि उसने सुबह के जाना है, सुबह अपनी गाय को पानी पिलाना है, उसका दूध आता है, उसके बाद दूध को संभालना है, माँ बाप की मदद करनी है, फिर उसने स्कूल जाना है, फिर उसने देखना है कि हमारे खेतों में कैसे काम होता है, कैसे हमारे यहाँ मैन पावर मैनेज की जाती है, किस तरह से मैन पावर से मैक्सिमम आउटपुट ली जाती है। फिर फार्मों पे बहुत सारी मशीनरी होती है, तो मशीनरी को रिपेयर, मेंटेनेंस, वो सब काम वर्कशॉप से डील करना। फिर क्या होता है, जब आप फार्मों पे होते हो, किसानों के बच्चे होते हो, तो आपको भेजा जाता है कि जा कर के आइए, सब्जी लेकर के आइए बाज़ार से, फ्रूट लेकर के आइए। तो आप बहुत सारी मार्केटिंग स्किल्स सीखते हैं, कैसे नेगोशिएशन करनी है, जो सब्जी आप खरीद रहे हैं उस सब्जी की क्वालिटी क्या है। अगर आपने गलत सब्जी लेके जाओगे तो घर से डांट पड़ेगी, तो वो आप क्वालिटी कॉन्शियस भी हो जाते हो, क्योंकि जो मैं जब बाज़ार से कोई आदमी हमें ठग ना ले, इसके लिए भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब मिला करके आपकी पर्सनैलिटी को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि गांव के ही बच्चों को मिल सकती है। जैसे अब मेरे बच्चे हैं, वो गांव से जुड़े हुए उतने नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें पता है कि हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते, ऐसा होता है। सर, जैसा कि आपने बताया, आपका कुमायूं में ही जन्म हुआ, वहाँ पर ही आपका घर था, वहीं पर आपका बिजनेस था, तो फिर आप अचानक से चंडीगढ़ कैसे आए? जिस बिजनेस में हमने स्टार्ट किया था, वो बिजनेस वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर सकता था। तो फिर हमारा ये हमारा विज़न समझ लीजिए आप, हमारी सोच समझ लीजिए कि हमने यही सोचा कि इस जगह पे हम लोग नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो फिर हमने सोचा कि लेट्स मूव टू ए बिगर प्लेस। तो अगर गाँव में रह कर के आप बिगर प्लेस की बात करेंगे, तो उस समय मैं 2000 में चंडीगढ़ मूव किए थे, तो बिगर प्लेस दो ही थी, यहाँ चंडीगढ़ था, यहाँ दिल्ली था। तो चंडीगढ़ में जो हम प्रोडक्ट बनाते थे, उसकी डिमांड पंजाब में बहुत अच्छी थी, तो हम लोग पंजाब में बहुत सारा माल पंजाब में आता था, तो हमारा फिर मार्केटिंग ऑफिस हमने चंडीगढ़ में खोला हुआ था। तो वो एक रुझान बन गया और फिर डिमांड भी थी। तो फिर दूसरा क्या, चंडीगढ़ में जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपके पास में आबो हवा का अच्छा होना, घर से ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस बहुत कम है, दफ्तर से घर नज़दीक पड़ते हैं। दिल्ली में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आप ट्रैवलिंग करते हैं, सुबह 1.5 घंटा वापस करते हैं, और वो सारी बाकी डेस्टिनी है।
डेस्टिनी को जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहीं आना था तो हम यहाँ चंडीगढ़ में आ गए, इतनी सी बात है बस। हाँ। सर कुमायूं में आपका क्या बिजनेस था? कमाई में हमारी खेती थी और हम लोग वहाँ पे बॉयलर्स के पार्ट्स बनाते थे। हाँ। तो पार्ट्स हमारे पंजाब में, हरियाणा में सब बिकते थे आकर। सर आपने चीमा बॉयलर्स की स्थापना कब और कैसे की? ये कंपनी हमने एस्टेब्लिश की थी 1999 में। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ज़मीन खरीदी थी और 1999 में हमने ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी और वहाँ से हमने कंपनी की शुरुआत की थी। आपके परिवार ने आपका कितना सहयोग दिया? बिकॉज ऑफ परिवार ही हमने, एक्चुअली हमारा परिवार बिल्कुल जो ज्वाइंट परिवार था। तो जो मेरे एल्डर ब्रदर थे वही टेक्निकल थे हमारी फैमिली में, तो वो एक कंपनी में जॉब करते थे जो कंपनी बॉयलर्स बनाती थी, तो सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने ही कंपनी में टेक्निकल साइड वो देखते थे, बाकी कमर्शियल, बाकी एक्टिविटी वो मैं देखता था। तो ऐसे मिल करके हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की। सर किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, तो फिर आपकी इस कंपनी को स्टार्ट करते वक्त आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? आप जब स्टार्ट करते हो तो आप एक डायरेक्शन में चलते हो, तो वहाँ पे एक डार्क होता है, आपको पता नहीं आने वाले कल का दिन कैसा आएगा, परसों का दिन कैसा आएगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो आपको उस डिफ़िकल्टी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है और डिफ़िकल्टी हर एक को आती है और जो उस डिफ़िकल्टी में को फेस करता है उसी डिफ़िकल्टी में से उस डिफ़िकल्टी का हल निकलता है। जी बिल्कुल सर। प्रॉब्लम का हल उसी प्रॉब्लम में रहता है। वो आपका विजन है, वो आपकी सोच है। और सेकंड थिंग, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप हार्ड वर्क जब आप करते हो तो आपको सोल्यूशन दिखते चले जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगी कि कितनी कितनी डिफ़िकल्टीज आई और कैसे कैसे हमने उनको पार करते चले गए। लेकिन कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क है ये। मतलब बिजनेस मीन्स इट्स नॉट ए कि जस्ट आप दफ्तर में जाके बैठ गए और आप बिजनेसमैन बन गए। बिजनेस इज ए कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग, और वो आज भी हम कर रहे हैं और आगे भी जब तक रहेंगे करनी ही पड़ेगी। इट्स ए साइकिल। जब आप साइकिल पे चढ़ जाते हो तो आपके पास पैडल मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ आप पैडल मार के आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप गिरेंगे। सर बेसिकली आपकी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? हमारी कंपनी चीमा बॉयलर्स लिमिटेड है। तो हम लोग बॉयलर बनाते हैं। तो बॉयलर का मतलब बॉयल, इसका लिंक बॉयलिंग से है। बॉयल से ही बॉयलर बनता है। जो इक्विपमेंट किस चीज़ को बॉयल करता है उसको बॉयलर बोलते हैं। जब आपने बहुत सुना होगा, बहुत पहले भाप में ताकत होती थी, है ना। तो जो आपकी भाप की ताकत है, भाप जब आप पानी को उबाल के भाप बनाते हैं तो उसमें जो शक्ति होती है उस शक्ति को हम लोग यूटिलाइज करके और उससे पावर जनरेशन में काम में आती है, अतः हम उससे हीटिंग के लिए यूज में आता है। तो बॉयलर मीन्स इक्विपमेंट है जिसमें आप अलग अलग तरह के फ्यूल को जलाते हैं। जलाने के बाद में जो स्टीम बाहर निकलती है उस स्टीम से पावर बनती है। जो जैसे मिल्क प्लांट है, तो जो मिल्क को उबाला जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे अपनी एक पतीले में उबालना है तो थोड़ी सी आपको हीट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में 50 टैंकर, 5 टैंकर, 10 टैंकर दूध के हैं तो उसको उबालने के लिए आपको हीट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो इक्विपमेंट जो हीट पैदा करके स्टीम के शेप में आपको देता है और वो स्टीम से आपको आगे मिलती है। और उसको थोड़ा और हाई प्रेशर कर लीजिए तो वही स्टीम जो है वो टरबाइंस को जाती है, वहाँ से बिजली मिलती है। जैसे आप अभी आज भी सुन रही होंगी कि कोयले का संकट है, सुना होगा भारत में कोयले का संकट है। तो ये कोयला कहाँ लगता है? ये कोयला बॉयलर में जाता है। जो कोयला जब बॉयलर में जाता है तो बॉयलर से ही स्टीम बनती है और वो स्टीम से फिर टरबाइंस रोटेट होती हैं, वो टरबाइन से फिर पावर मिलती है। जो इक्विपमेंट कोयले से को पावर में कन्वर्ट करता है उसको बॉयलर बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो, पंजाब के लोग तो ब्रॉयलर भी समझ लेते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी ये तो ब्रॉयलर है, और मैंने कहा भाई नहीं, ये ब्रॉयलर तो दूसरा होता है मुर्गे वाला। मैं कहा नहीं, ब्रॉयलर नहीं है, ये बॉयलर है। इट्स ए टेक्निकली टोटली ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। और जैसे थर्मल पावर प्लांट है, सारे वही हम बनाते हैं। बेसिकली हम थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं। आजकल के युवाओं को अगर हायर एजुकेशन मिल जाए तो वो सीधा कनाडा चले जाते हैं। आपके कई दोस्त भी कनाडा जा चुके हैं पर आप नहीं गए, इसकी क्या वजह थी? बड़ी सिंपल वजह थी कि मेरे पास भी ऑप्शन थे। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कनाडा चले जाइए, मेरे साथ के बहुत लोग चले भी गए, को अमेरिका, को कनाडा, को इंग्लैंड, को कहीं। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं थी कि अपने देश में करेंगे, अपने देश में ही अपना जो रजमाइश करेंगे, अपना यहीं पे ही फ्यूचर खोजेंगे।
तो जैसे अभी एक थोड़ा दिमाग में ये इम्पैक्ट भी था कि 1947 में देश अपना आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो वो जो गुलामी का इम्पैक्ट था वो था दिमाग में कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय हम लोग, उस समय की जो हमारा कल्चर था, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने वो गुलामी देखी थी, उनको बताया करते थे गुलामी इस तरह की होती थी, इस तरह की होती थी। तो वो इम्पैक्ट था कि हम फिर उन्हीं जिन लोगों ने हम पे राज किया फिर जा कर के उनकी गुलामी दोबारा से करेंगे। तो बेसिकली यही था कि वहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलेगी उन देशों में। तो मैं अंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं अपने आप को फिट कर सकता, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अपने देश में ही काम करेंगे। और उस समय देश का माहौल बहुत बढ़िया था, खुशनुमा था, अच्छा था। तो यही हमारा सोच थी, यही हमारा फ्यूचर था, वही हमने स्टार्ट कर दिया, वही यहाँ बैठे हैं। वैसे भी सर इंडिया में क्या नहीं है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट मैथमेटिशियन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया में वी हैव एवरीथिंग, बट सॉरी टू से वी डोंट हैव करेक्टर। जी बिल्कुल ओनली सर, सिंगल वो मेंटालिटी वही रहती है कि करेक्टर, वी नीड ए करेक्टर, वी नीड नेशनल करेक्टर, वी नीड ए पर्सनल करेक्टर। हम दूसरे को तो बोलेंगे वो ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, हम खुद क्या कर रहे हैं हम कभी सोचते नहीं उसके बारे में। इतनी सारी चीज़ें हमारी इंडिया में उपलब्ध हैं, पर मेंटालिटी अभी भी युवाओं की यही है कि हमें विदेशों में जाके पढ़ना है। उसके लिए अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जिन लोगों ने आज़ादी ली थी उस पीढ़ी की सोच अलग थी। अब वो ऐसे होता है कि जैसे मैं उसका थोड़ा और खोल देता हूँ कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उस बच्चे को पालती है, तो पाल करके उसकी सारी सफाई करती है, उसके कपड़े बदलती है, वो सुसु भी करता है, सब कुछ करता है। उसको माँ खुद भूखी सोलेगी, बच्चे को खाना खिलाएगी, सब काम करती है, आपने देखा होगा, है ना। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो माँ के किए हुए सारे पुण्य भूल जाता है। फिर उसका ध्यान फिर बहुत लोग मैंने देखे जो अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं है। वही हम लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश में को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान लगाई, उन लोगों के किए हुए गुण हम भूल गए। जिस मॉरल को लेकर के उन लोगों ने फांसी पे चढ़े, फांसी पे चढ़ना कोई मजाक तो नहीं है ना, फांसी पे चढ़ना, अपनी जान देना कोई मजाक तो नहीं है ना। वो जो उन लोगों की सोच थी, उन लोगों ने हमारे लिए उतनी पेन ली, लेकिन जब हमें वो कंफर्ट मिल गया तो हम वो सब भूल गए। हमारी भाषा बदल गई, हमारा सब कुछ बदल गया। और हमारे में तो हमने तो जब स्कूल टाइम में ये पढ़ते थे कि हम लोग गुलामी का उसमें एनालिसिस होता कि देश गुलाम क्यों हुआ था, तो उसका यही कहते थे कि जो उस समय हमारे लोग लोकल राजा महाराजा थे वो आपस में इतने लड़ते थे कि अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल करके और हमको जीतते चले गए। तो मेरे ख्याल से हम आज फिर उस डायरेक्शन को जा रहे हैं। तो इसका मंथन हर बुद्धिजीवी को, हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर को, हर हमारे पॉलिटिशियंस को करना चाहिए कि किस तरह से उस अवस्था से देश को ऊपर लेकर चलना है। एंड वी हैव एवरीथिंग, पूरा वर्ड देखा हुआ है, पूरा वर्ड घुमा हुआ है। वी आर द हार्ड वर्कर, हम मेहनती, हम दिमागी, हम टफ कंडीशन में हम रह सकते हैं। बस हमारे में एक ही चीज़ आ जाए कि हमारा करेक्टर जो है वो ऊंचा हो जाए, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। सर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने बीए किया हुआ है, पर आप एक इंजीनियरिंग कंपनी के एमडी हैं, तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे संभालते हैं? बस मैंने आपको वही बोला कि हार्ड वर्क इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग। सिंसियर एफर्ट, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ये 3 वर्ड हैं लाइफ में, इसे आप पल्ले बांध लीजिए। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। जिसके पास ये 3 है उसके लिए कोई चैलेंज मुश्किल नहीं होता, वो हर काम कर लेता है। इंजीनियरिंग कंपनी मैं रन करता हूँ, हमारी कंपनी में मेरे ख्याल 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने एम्प्लॉई वर्ड यूज़ किया तो मैं आपको थोड़ा खोल दूँ कि हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है। एवरीबडी इज टीम मेंबर। हम लोग वी कॉल देम टीम CBL। ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर टीम मेंबर्स। हम किसी के, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। एवरीबडी इज टीम मेंबर और हम उस टीम के मेंबर हैं। किसी का काम है माल बेचना, किसी का काम है माल खरीदना, किसी का काम माल बनाना, किसी का काम माल डिज़ाइन करना। और जितने भी इंजीनियर्स हैं
वो उनके साथ में हम एसोसिएट रहते हैं। और जो आपकी एक रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जर्नल आपकी अप्रोच, वो आपको हर डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर देती है। क्योंकि अगर मैं इंजीनियर में होता, ठीक है, तो मैं फाइनेंस कहाँ से सीखता, बैलेंस शीट कैसे बनाता। तो अगर आपको फाइनेंस नहीं आता तो आपको क्या पता शाम तक आपने पैसे कितने कमाए, कितने गंवा लिए। तो निरी इंजीनियरिंग में तो वो काम नहीं चलने वाला। आपको फाइनेंस का पता होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। मेरे जो टीम मेंबर में किसको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी की एफिशिएंसी घट तो नहीं रही है, उससे क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, वो डिफ़िकल्टी दूर करना भी हमारा काम रहता है। और आप अगर शुरू से मॉर्निंग से देख लीजिए, पहले आप फाइनेंस देखते हैं, फिर आप परचेज देखते हैं, फिर आप इंजीनियरिंग में भी टाइम देंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए, वहाँ भी आप टाइम देंगे। उसके बाद में फिर आप अपनी जो जनरल मैनेजमेंट है वो भी आपको देखनी है, तो आप छोड़ नहीं सकते किसी काम को भी। उसके एंड ऑफ द डे आपको कुछ कस्टमर्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो नोबडी विल गिव यू द बिजनेस, कल को कौन आएगा आपके पास में। उसके बाद में आपके सप्लायर्स हैं, आपके सप्लायर अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको कौन सामान देगा, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस कैसे कर लेंगे। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें चाहिए, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, सब हो जाता है। आदमी सब कर लेता है। आदमी के पास बहुत टैलेंट है, आदमी के पास में जो आज ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन लाइक ए शैम्पू आप अगर आपने 1 बूंद शैम्पू लिया ना, उसको आपने सिर में डाल दिया और सिर धो दिया तो शैम्पू गया। उसी शैम्पू को आपने जब रब किया तो फिर इतनी झाग बनती है, और रब करोगे और झाग बनती है। तो ह्यूमन ब्रेन इज लाइक ए शैम्पू, जितना रब करो उतना फ्लॉरिश होता है। तो वो जितना आप इसको रब कर लेते हो उतना ही फ्लॉरिश होता है, तो उतना ही आप सीख लेते हो, उतना ही आप आगे सिखा सकते हो। यही फंडा है, इससे ज़्यादा यही है, सिंपल। सर, जब हमारी टीम आपके कंपनी में गई थी तो उन्होंने 2 बड़े बड़े नक्शे देखे थे, तो और आपने बताया कि आपको एक इससे भी बड़ा नक्शा चाहिए। ये नक्शेबाजी का क्या चक्कर है? नहीं। हमारे यहाँ जो लोग गए थे तो वहाँ 2 नक्शे हैं, एक भारत का नक्शा है, एक विश्व का नक्शा है। तो भारत का नक्शा इसलिए है कि जब हम भारत में काम करते हैं तो हमें कहाँ में एट ए ग्लांस आपको मालूम रहता है कि कौन सा आपका बॉयलर किस स्टेट में जा रहा है, किस जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको वो रहता है। और दूसरा जब विश्व का नक्शा है तो आपको ये सपोर्ट करता है कि आपका बॉयलर किस किस कंट्री में जा रहा है, कहाँ पे उसकी सिचुएशन है। तो आपको एक आइडिया रहता है कि हाँ, मेरा बॉयलर यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचेगा, तो वो एक आइडिया रहता है। मैं आपका एक स्टोरी बना रहा हूँ अपनी लाइफ की। जो पहला बॉयलर हमने बनाया तो हम लोगों ने हम लोगों का उसमें डिज़ाइन ऑफिस चंडीगढ़ में था। तो मैं यूपी से ट्रैवल किया, चंडीगढ़ आया, शाम को चंडीगढ़ पहुँचे और हमने वो जो जिस ड्राइंग को उन्होंने अप्रूव, जो बॉयलर है इसको अप्रूवल चाहिए होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको अप्रूव करती है। तो हमने ड्राइंग सारी यहाँ पे रेडी की। रेडी करने के बाद में ये बातें होंगी 98 समथिंग की बात होगी। तो उसमें पावर कट बहुत थे, तो बिजली कट हो गई, आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। हमने शाम के 5 बजे तक उसकी सब ड्राइंग्स रेडी कर ली। रेडी करने के बाद में जो ट्रेन चलती थी यहाँ से अम्बाले से कानपुर के लिए, वो कानपुर जाना था उस समय, तो ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन छूटने का टाइम हो गया था। देन वी डिसाइडेड लेट्स गो, चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। जब बाई चांस हम यहाँ से गाड़ी भगाई हमने, तो ट्रेन 1 घंटा लेट थी, तो हमको वो ट्रेन मिल गई। फिर उसके बाद में हमने वो ट्रेन ले करके फिर हमने उस ड्राइंग्स को खूब पढ़ा, रास्ते में पढ़ा, जो कमियां थी रास्ते में रेक्टिफाई करते चले गए। फिर हमने जा करके वो ड्राइंग्स को बजा के वहाँ अथॉरिटी में सबमिट की। तो अथॉरिटी में सबमिट करने के बाद में उन्होंने हमको ड्राइंग का अप्रूवल दे दिया कि ये ड्राइंग आपकी अप्रूव्ड है, आप इसके अकॉर्डिंगली बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद में वो जो अथॉरिटी के ऑफिशियल्स थे उनको जाना था तिरची, तो उन्होंने यहाँ से कानपुर से ट्रेन पकड़ी, वो तिरची चले गए। और जो उनके चीफ थे, उनकी वाइफ को ब्रेन हेमरेज हो गया रास्ते में। तो वो उसके बाद में जो उनके चीफ थे वो झांसी में ट्रेन से उतर गए और उसके बाद में 3 महीने अपने ऑफिस नहीं गए। तो अगर हम वो 1 दिन लेट हो जाते, यहाँ से सोचते भी ट्रेन छूट जाएगी अब कल चलेंगे, तो वो 3 महीने हमारा वो स्टेप और डिले हो जाता। उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होता नोबडी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो इस करके ये कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
सर, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस और म्यूजियम्स में घूमने का काफ़ी शौक है। मैंने सुना है कि आप पूरे विश्व भर में घूम चुके हैं। जब आप विदेश में हमारे देश की अमानतें देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड घूमा, मैंने ऑलमोस्ट कंट्री घूमे मैंने, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरा तो जर्मन का था, टूर था। वहाँ पे सारे म्यूज़ियम्स देखे, पुराने म्यूज़ियम देखे, कैसे टेलीफोन स्टार्ट हो गए, कैसे एरोप्लेन पहले बनते थे, कैसे फाइटर प्लेन थे। जर्मन के म्यूज़ियम एक्सेलेंट है। बर्लिन के म्यूज़ियम देखने वाले हैं, कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में अगर आप लंदन जाते हैं तो लंदन में टावर ऑफ लंदन है। तो मुझे किसी ने बताया भी था कि कोहिनूर हीरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं लंदन गया तो हमारा शौक था, तो वहाँ टिकट लगती थी, 20 पाउंड की टिकट लगती थी, और वो देखने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। लगभग मेरे ख्याल एक दिन में शायद कई सौ लोग देखते होंगे जाकर के उसको, उनकी जितने भी उनके म्यूज़ियम को। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था अपना कोहिनूर हीरा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अस। तो देखा तो उसमें एक टेबल है, 30, 40, 50 फुट लंबी टेबल है। उस पर सारे डायमंड्स उनके पड़े हुए एक एक करके, और उसके सामने एक बेल्ट चलती है। तो आप बेल्ट पे खड़े हो जाते हैं, तो आप देखते जाइए। तो लास्ट में जब सबसे लास्ट पे जाते हैं तो कोहिनूर हीरा जो है वो पड़ा हुआ है। कोहिनूर हीरा इसे माउंटेन इन द क्राउन ऑफ क्वीन। उसके नीचे एक प्लेट लगी हुई है, इतनी बड़ी, इस साइज की प्लेट है। उस पर लिखा हुआ है दिस, मुझे वो वर्ड भूलते नहीं है, दिस डायमंड वाज प्रेजेंटेड बाय द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब महाराजा दलीप सिंह टू क्वीन विक्टोरिया आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय ब्रिटिश एम्पायर। और उसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर लिखा हुआ है इट इज सेड इट डायमंड हैज़ ए वेरी ब्लडी हिस्ट्री, मतलब इसकी हिस्ट्री खून से सनी हुई है। इट इज सेड दैट इज नॉट ए गुड फॉर मैन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इन द क्राउन ऑफ क्वीन। स्मार्टली उन्होंने, राजा चाहते थे कि मैं ये हीरा अपनी वाइफ को दे दूं, लेकिन वो देश की अमानत थी, तो उन्होंने स्मार्टली किया कि ये बंदे के लिए शुभ नहीं है, इसलिए अपनी वाइफ को दे दिया। और कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि हम ये छीन के लेके आए हैं। वो साफ कहते हैं इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब महाराजा दलीप सिंह। तो ये ब्यूटी थी। और जब आप देखते हो आपका उस पे ये भी लिखा हुआ है कि महाराजा दलीप सिंह उसको अपने आर्म बैंड में बांधते थे। तो वहाँ पे कपड़ा भी वहाँ पे था, उसमें बांध के यहाँ बांधते थे वो। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे राजा का वो हीरा था और आज वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो खुशी इस बात की है कि वो हीरा हमारे पास था। दुख इस बात का क्या है कि आज वो नहीं है। लेकिन एक बात आज भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी उन ब्रिटिशर्स की, कि उन्होंने आज भी उसके नीचे पंजाब की प्लेट लगाई हुई है, पंजाब के नाम की प्लेट लगाई हुई है। सर, आपने कोई विदेश में ऐसा यूनिक आइडिया खोजा हो जो आपने अपनी कंपनी में अप्लाई किया हो? एक ही आइडिया मैं लेके आया, वी आर नॉट लेस देन एनीबडी, हम किसी से कम नहीं है ना वो गाना, हम किसी से कम नहीं। तो हमारे अगर हम लोग ये ठान लें कि हम किसी से कम नहीं, ये एक ही आइडिया हमारे देश की कायम कर सकता है। ये जो बोलते हैं वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, वहाँ से ये आएगा, वहाँ से कहीं से कुछ नहीं आने वाला। यहीं काम किया जाए, अपनी टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, इसमें काम किया जाए। होता क्या है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में एनर्जी नहीं लगाते, बनी बनाई टेक्नोलॉजी किसी को पैसे दे करके वो ले आते हैं। जैसे अभी अब घर में खाना बनाना है तो हाउस वाइफ को मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आलू छीलेगी, सब्जी बनाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ और बढ़िया से मेनू खोलो और ऑर्डर करके ले आओ। तो यही हो रहा हमारे देश में, हम लोग जाते हैं, मेनू खोलते हैं, वहाँ से ये आते हैं, वहाँ से ले आते हैं, वहाँ से ले आते हैं, रेडीमेड चीज़ों पर हम डिपेंडेंट। हाँ, और अपना जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये इसके लिए हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जोर देना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड वी आर नॉट लेस देन एनीबडी एल्स। थैंक यू। सर, ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजे बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा,
और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी आपने ट्रेन की जनरल क्लास में सफर किया है? बहुत बार किया। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन, सर आपने कभी बचपन में अपने पिताजी से मार खाई है? ना जी ना। रेड बजर दब रहा है, मतलब कुछ तो छुपाया जा रहा है। उन दिनों ये आम बात थी, मार मुर खाना तो उन दिनों हमारे आम होता था, अभी बाद में चेंज हुआ है, पहले नहीं होता था, पहले तो आम बात थी मार खाना। थर्ड क्वेश्चन, सर कभी आपने स्कूल में बंक मारी है? ना जी ना, कभी बात फिर से रेड बजर दब रहा है। चलिए, कभी हो जाता कभी कभी। फोर्थ क्वेश्चन, सर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं? हाँ, हेल्थ कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा आपको। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर मैंने आपकी बातों से नोटिस किया है कि जितने अच्छे आप बिजनेसमैन हैं उतना ही आपको हिस्ट्री में शौक है। तो आपने हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी नॉलेज कहाँ से गेन की? देखिए, ऐसा है कि जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं वो उनका फ्यूचर डार्क रहता है। ये आम लोग कहते हैं कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं। कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी समाज है, हिस्ट्री से ही तो आप सीखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या गलती की, मैंने क्या गलती की। अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो आपने जो मिस्टेक आपने की है, अगर आप उसको वो आपको उस गलती का पता ही नहीं है तो आप उसे फिर से दोहराते रहेंगे, आप तो सुधारेंगे कैसे गलती को, है ना। तो हिस्ट्री का शौक भी होता है, मुझको शौक भी है। हिस्ट्री अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, टीवी पे वीडियोस आती रहती हैं, और मैंने हिस्ट्री पढ़ी भी है, अपने कॉलेज टाइम पे हिस्ट्री पढ़ी भी है। मैंने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो हिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरे पास में, तब भी पढ़ी हुई है। और हिस्ट्री से आपको लेसन मिलता है, हिस्ट्री से आपको एक डायरेक्शन मिलती है, तो उससे फिर जब वो उससे आप सीखते हैं, उसको जब अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। और म्यूज़ियम का मुझे बहुत शौक है, तो सारी हिस्ट्री म्यूज़ियम में रहती है, तो म्यूज़ियम से आपको बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है। तो आप अपने ओल्ड कल्चर में रहते हैं। और जो आदमी अपना पास्ट भूल जाता है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो फ्यूचर के बारे में सोचे भी ना आपने। फर्स्ट यू रिमेंबर योर पास्ट, टेक द लेसन फ्रॉम योर पास्ट कि हमारे बुजुर्गों ने क्या गलत किया, उससे नुकसान क्या हुआ, अच्छा क्या किया, उसके फायदे कितने हुए। जब आप गलतियों को निकाल देंगे, अच्छाइयों को जोड़ लेंगे, तो क्रीम आपके पास में रह जाएगी। सर अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका तेजी से जवाब देना है। ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट सिंगर? मोहम्मद रफी। फेवरेट टूरिस्ट प्लेस? श्रीनगर। फेवरेट फैमिली का सदस्य? मेरी पोती। फेवरेट मूवी? पान सिंह तोमर। फेवरेट कार? इनोवा। सर आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप किस जानवर को अपना पालतू बनाना चाहेंगे? कुत्ता पाल के कटवाऊंगा, लोगों को फायदा क्या है, गाय बढ़िया दूध देती है सुबह। फेवरेट शो? आपका शो फेवरेट है? द प्रकाश शो। थैंक यू। सर अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उनके बारे में बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पिक्चर है स्क्रीन पे। ये हम लंदन गए थे जब कोहिनूर डायमंड देखना, उस समय की पिक्चर है। सेकंड पिक्चर। ये हम वैंकूवर से अलास्का गए थे क्रूज में, तो वहाँ क्रूज के ऊपर की फोटो है। सर थर्ड पिक्चर है स्क्रीन पे। ये हम श्रीनगर गए थे, तब की फोटो है। सर ये फोर्थ पिक्चर। ये हमारे यहाँ स्टॉल था पेपर एक्स में अभी रिसेंटली, तो ये उसकी हमारी पूरी टीम की फोटो है, तो उसमें। ये रही फिफ्थ पिक्चर। ये हमारी फैमिली है सारी की सारी, ऑल फैमिली मेंबर्स। सर अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप बात करें कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेस में एंटर करना है, तो उनके लिए तो एक ही संदेश है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हर आदमी दिल्ली में पैदा हो, हर आदमी मुंबई में पैदा हो, हर आदमी कलकत्ता में पैदा हो। कोई गांव में भी लोग पैदा होते हैं, है ना। तो जो गांव में आदमी पैदा होते हैं उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं,
तो जरूरी नहीं है कि जो गांव, ऐसा भी नहीं है कि गांव का आदमी बिजनेसमैन बन नहीं सकता। अगर हम ऐसा बोल दें कि गांव का आदमी तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो ये भी बिल्कुल अन्याय होगा उस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी आदमी है अगर बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो एक तो आप अपना मन पक्का बना लीजिए कि तकलीफ़ें आपको आने वाली हैं, तकलीफ़ें आपने झेलनी ही हैं। अगर आप ये मन में पक्का धार लीजिए, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तब आप इस फील्ड में एंटर कर लीजिए। और एंटर करने के बाद में फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और बिजनेस का है, बिजनेस इज वट एवर रिसोर्सेस यू हैव, क्या मार्केट आपके पास में है, क्या रिसोर्सेस आपके पास में है, उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके और उसमें अपना प्रोडक्ट बना करके, क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास जो भी मार्केट है। अब मैं अगर मैं पैदा हो गया हूँ गांव में जो दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपना माल दिल्ली जाकर नहीं बेच सकता ना, तो मुझे माल अपना वहीं बेचना पड़ेगा कि आसपास। तो जो मेरे पास मार्केट अवेलेबल है, जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो मेरे पास स्किल अवेलेबल है। अगर मेरे पास एक बांसुरी बनाने की स्किल है, मैं बांसुरी बनाऊंगा ना, मैं हवाई जहाज तो नहीं बना सकता ना। तो जो स्किल अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो मार्केट अवेलेबल है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि टफ टाइम इज डेफिनेटली अहेड। दो तरह के लोग होते हैं, या मेरे बच्चे हैं, उनको बिजनेस आने में कोई तकलीफ नहीं है, बना बनाया दफ्तर है, बनी बनाई गाड़ी है, जाके बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, जाके उसी दफ्तर में जाके काम शुरू कर लेना है। मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे की जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसका फादर एक किसान है ना। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो किसान के बेटे थे। अब लाल बहादुर शास्त्री जी किसान के बेटे थे, तो उसमें उन्होंने वहीं से अपना कैरियर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसी तरह एक बिजनेसमैन भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है, वहीं से स्टार्ट करेगा जितने रिसोर्स पर। तो जो रिसोर्सेस आपके पास में है, जो मार्केट आपके पास में है, जो स्किल आपके पास में है, वो सारी को इकट्ठा करके एक जगह आप लगाइए, उसको मैनेज कीजिए, उसके पीछे मेहनत कीजिए। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं टफ टाइम देखने के लिए, तो कामयाबी बिल्कुल आपके सामने, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इन चार चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप मत सोचिए, रिस्की गेम है, ज़िंदगी बर्बाद कर हो जाती है बंदों की, ऐसा मत सोचिए। फिर जो आपके पास में अदर तरीके हैं आप उस पर चले जाइए। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आप कोई सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कीजिए और अपनी जो भी मार्केट अवेलेबल है उसमें आप एंटर कर जाइए। जैसे जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, तो उसमें तो हमारे पास बॉलर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास तो उसमें हम किसान थे, तो मुझे तो पोल्ट्री फार्मिंग का थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने स्टार्ट अपना कैरियर पोल्ट्री फार्म से किया। हाँ, मेरे पास पहले पोल्ट्री फार्म था, मैंने अपने फार्म में, मेरा पोल्ट्री फार्म था, मैंने बड़े अच्छे से बनाया, बड़े अच्छे से डेवलप किया, बड़े अच्छे से उसको आगे लेकर के चला। उसके बाद में मेरा अच्छा नाम था उस फील्ड में और उसको मैंने अच्छा किया। उसके बाद में फिर ये प्रोडक्ट, बिकॉज हमारे ब्रदर भाई साहब वो इस फील्ड के माहिर थे, फिर हमने उनकी सपोर्ट ली कि आपने अब ये इस फील्ड में हमने अभी अपने इतना किया है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ गए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश दिया और आपने हमारे सारे क्वेश्चंस और सेगमेंट्स का बहुत अच्छे से आंसर दिया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया, इनवाइट किया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आई अप्रिशिएट योर टैलेंट एंड विश यू ऑल द सक्सेस एंड आल्सो विश कि आप इसी फील्ड में मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए एंड very shortly, very soon you will be a successful woman of India. Thank you so much sir. धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।